गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सिख साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा था। ठीक, क्या क्या पढ़ लिया था सिख साम्राज्य की स्थापना के बारे में? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बंदा बहादुर, किसके बारे में पढ़ा था? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य की स्थापना कैसे की? ठीक है। फिर बंदा बहादुर के बाद जो है वो कुछ प्रमुख प्रमुख जो है वो मिसल के शासक आए, है ना। जैसे मनी सिंह की बात करी थी, कपूर सिंह, फैजलपुरिया की बात की थी। उसके बाद आपने देखा कि सिख साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार सुकर चकिया मिसल के शासक रणजीत सिंह के समय में हुआ। तो रणजीत सिंह कौन थे, उनका इतिहास, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और रणजीत सिंह जो है उन्होंने सिख साम्राज्य का क्या किया? सर्वाधिक विस्तार किया और बहुत सारे क्षेत्रों को जीत कर सिख साम्राज्य में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो आज जो है वो रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात? रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े। कितने? 2। ठीक है। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आंग्ल सिख युद्ध क्यों लड़े? पहला प्रश्न तो यही आता है। इसका आंसर यह है कि सिख साम्राज्य में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उसके अंतर्गत जो उत्तराधिकारी नियुक्त होकर आए, ये उत्तराधिकारी उत्तम दर्जे के नहीं थे। ये सिख प्रशासन को संभाल भी नहीं पाए और ये सत्ता की लालच रखने वाले थे। क्या रखने वाले थे? सत्ता की लालच रखने वाले थे। तो इन लोगों ने जो है वो कई बार जो है वो अंग्रेजों के साथ जो है गुप्त समझौते भी कर लिए। जैसे आप देखेंगे कि लाल सिंह ने, और आपके जो सेना का प्रमुख है तेज सिंह, वो भी क्या कर लेगा? आपके समझौता कर लेगा। और ये लोग जो हैं वो सिख संप्रदाय की जो आपके शासिका होंगे उनको क्या देंगे? धोखा भी देंगे। तो विश्वासघात करने के कारण भी सिख आर्मी शक्तिशाली होकर भी क्या हो जाएगी? इन आंग्ल सिख युद्धों में क्या होगी? पराजित होगी। ठीक है। पहला कारण तो ये है कि उत्तराधिकारी अच्छे नहीं हैं। जब किसी भी प्रशासन में या शासन में उत्तराधिकारी अच्छे नहीं होते हैं तो उस क्षेत्र का प्रशासन अच्छा नहीं चल सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। तो पहला कारण जो है वो उत्तराधिकारियों का अच्छा नहीं होना है। और दूसरा कारण ये है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफी महत्वाकांक्षी थी और उसकी महत्वाकांक्षा यह थी कि वह भारत के सीमांत क्षेत्र तक अपने राज्य का विस्तार कर पाए। और भारत का सीमांत क्षेत्र अंतिम तौर पर कहाँ समाप्त हो रहा था? आपके पंजाब राज्य में, या सिख साम्राज्य में क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। तो सिख साम्राज्य तक सीमांत रूप से अपना साम्राज्य क्या करना चाह रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तारित करना चाह रही थी। इसीलिए वो पंजाब का पूर्ण रूपेण अधिग्रहण करना चाहती। ठीक है। इसी अधिग्रहण के चक्कर में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने सिखों पर आक्रमण किए और उनसे कई अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करवाए। परिणाम स्वरूप इन अपमानजनक संधियों के कारण जो सिख लोग हैं उन्होंने बार बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है युद्ध किए और युद्ध के पश्चात ही फिर फाइनली पंजाब जो साम्राज्य है उसका विलय कहाँ पर कर दिया जाएगा? आपके सिख साम्राज्य में कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज जो है वो पहले आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो पहला आंग्ल सिख युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि आप रणजीत सिंह के समय से डिस्कशन करेंगे। कहां से? रणजीत सिंह के समय। तो आपने देखा था कि रणजीत सिंह जो है इन्होंने आपके 1806 में कहाँ का युद्ध हुआ था? आपका भसीन का युद्ध। कहाँ का युद्ध? भसीन का। तो रणजीत सिंह जो है वो आपके भसीन के युद्ध में अपने विरोधी सिख सरदारों को क्या करते हैं? पराजित करते हैं और पराजित करके संपूर्ण पंजाब पर क्या करते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। ये भसीन का युद्ध क्या था? तो 1800 ईस्वी में हुआ यह युद्ध जो है वो सिख में जो 12 मिसल बनी थी उन 12 मिसल के सिख सरदारों के बीच में हुआ आंतरिक उत्तराधिकार संघर्ष का युद्ध था। ठीक है। तो जो 11 मिसल थी उन 11 मिसल के सरदारों को पराजित करके जो आपके रणजीत सिंह हैं इन्होंने फाइनली भसीन के युद्ध के माध्यम से 11 मिसल के शासकों को पराजित किया और स्वयं पंजाब के संपूर्ण राज्य के क्या बन गए? शासक बन गए। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1806 क्या आएगा आपका? 1806 में रणजीत सिंह ने अकाल तख्त बुलवाया। ठीक है। अकाल तख्त क्या था? तो आप देखेंगे कि इस अकाल तख्त के अंतर्गत एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और उस बड़ी सभा में राजनीतिक महत्व के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इस अकाल तख्त के आयोजन में सिख साम्राज्य किस प्रकार से प्रशासन करेगा,
किस प्रकार से वित्तीय राजस्व इकट्ठा किया जाएगा, कैसे सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतियां जो है वो निर्धारित की गई। ठीक है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? अकाल तख्त। ठीक है, तो अकाल तख्त जो थी वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक सभा थी जो कि आपके रणजीत सिंह के द्वारा क्या की गई, आयोजित करी गई। इसमें मुख्य जो मुद्दा था वो था राजनीतिक मुद्दा। क्या था आपका? राजनीतिक मुद्दा। और राजनीतिक मुद्दों में जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? आपका रणजीत सिंह होगा। और रणजीत सिंह के निर्णय ही सर्वमान्य होंगे संपूर्ण सिख साम्राज्य के लिए, इसमें यह घोषणा की गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी अकाल तख्त के आयोजन के दौरान जो स्थानीय शासक हैं उनके सहयोग करने या ना करने के संदर्भ में भी निर्णय लिया गया। तो आप लोगों को एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब पंजाब राज्य जो जिस सीमा क्षेत्र पर आपके स्थापित है वहां पर कुछ अन्य स्थानीय शासक हैं। अब बात आती है कि स्थानीय शासक कौन कौन है। तो पहला है जाट। कौन है आपके? जाट। दूसरे हैं आपके गोरखा, तीसरे हैं आपके राजपूत, चौथे हैं आपके डोंगरा। ठीक है, तो आप देखेंगे जाट, राजपूत, गोरखा, डोंगरा, इस समुदाय के लोग जो हैं वो वहां पर रहते हैं। और होलकर भी हैं। कौन है आपके? होलकर। तो मालवा वाले क्षेत्र पर आपके होलकर भी हैं। तो ये जो स्थानीय शासक हैं, क्या रणजीत सिंह ने इन स्थानीय शासकों से सहयोग की नीति अपनाई? आंसर है नहीं, है ना। अब यहाँ पर यही से तो बात होती है कि पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों हुआ। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो सिख साम्राज्य का शासक रणजीत सिंह है, इसने अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों का अनुसरण किया। अगर ये चाहता तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाट, गोरखों, राजपूतों, डोंगरा और आपके होलकर आदि पर आक्रमण करती थी, तब रणजीत सिंह की सेना अच्छी शक्तिशाली होने के कारण ये स्थानीय शासक उनसे क्या मांगते थे? सहायता। तो क्या रणजीत सिंह को सहायता नहीं देनी थी? देनी थी। अगर चाहते तो रणजीत सिंह इन स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन कर लेते और उनकी सेना को भी मजबूत करने के पश्चात, एक सैन्य गठबंधन स्थापित करने के पश्चात अपनी सेना का और अधिक विस्तार हो जाता, उनके राज्य का और अधिक विस्तार हो सकता था और उसके बाद वो किस पर आक्रमण करते? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण कर लेती। तो रणजीत सिंह ने इन स्थानीय शासकों के साथ असहयोग की नीति का अनुसरण किया। और असहयोग की नीति जो है वो आपके रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी आए वो भी इस साम्राज्य को सही तरीके से संभाल नहीं पाए। तो आपको ये भी जानना है कि रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य जो इतना अधिक प्रसिद्ध और विस्तारित और शक्तिशाली शासक था वो क्यों ढह गया। ठीक है, उसका मुख्य कारण रणजीत सिंह की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ही थी। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारण था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज जो जनरल हैं इन्होंने रणजीत सिंह के साथ जो है वो लाहौर में क्या किया? एक समझौता किया। और इस समझौते के तहत उनको क्या करना पड़ा? होलकर जो थे इनको अमृतसर छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमृतसर छोड़ना पड़ेगा। और अंग्रेजों को पंजाब से क्या करनी पड़ेगी? अपनी सेना हटानी पड़ेगी। तो एक सिंपल सा आपका समझौता हुआ जिसके अंतर्गत जो होलकर थे उनको अमृतसर वाले क्षेत्र से अपनी सेना हटानी पड़ी क्योंकि वो उस क्षेत्र पे आ गए थे। और अंग्रेज जो है उनको कहाँ से सेना हटानी पड़ी? आपके पंजाब से सेना हटानी पड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आपके एक युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई जिसमें रणजीत सिंह जो है वो आपके काफी युद्ध में पराजित प्राय दिखाई दे रहे थे। तो रणजीत सिंह ने सोचा कि मैं इतना बड़ा अपना सिख साम्राज्य खोने की बजाय क्या कर लेता हूँ? संधि कर लेता हूँ। तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से क्या करी? अमृतसर की संधि की। किसकी संधि की? अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि सतलज नदी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब इन दोनों के बीच में क्या मान लिया गया? सीमा मान लिया गया। ठीक है, अब पंजाब यानी सतलज नदी के पार के जितना भी क्षेत्र है वहां पर रणजीत सिंह अपना राज्य विस्तार कर सकते थे, लेकिन सतलज नदी के दक्षिण के क्षेत्र में वो अपना राज्य विस्तार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो संधि थी, कौन सी संधि है? आपके अमृतसर की संधि। इस अमृतसर की संधि के बाद जो है वो रणजीत सिंह ने अपना राज्य विस्तार करना जारी ही रखा। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज और हुई है जो आपके डोंगरा के संदर्भ में हुई। किसके संदर्भ में? डोंगरा। तो आप देखते हैं कि कांगड़ा नामक जो क्षेत्र है, इस कांगड़ा नामक क्षेत्र पर एक डोंगरा सरदार थे जिनका नाम था संसार चंद। क्या नाम था? संसार चंद। तो ये संसार चंद जो है इन्होंने गोरखा सरदार किस पर आक्रमण किया? अमर सिंह थापर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप स्थानीय शासकों के बीच में संघर्ष देख रहे हैं,
किसके किसके बीच में संघर्ष हो रहा है? एक है आपके डोगरा, कौन है आपके? डोगरा, और दूसरा जो है वो है आपके कौन? गोरखा। ठीक है, तो ये वहां के स्थानीय शासक हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। डोगरा के सरदार कौन है? संसार चंद, और गोरखा के कौन है? अमर सिंह। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो गोरखा सरदार जो है इसने आक्रमण किया है किस पर? डोगरा पर। तो ये जो डोगरा है इसने सहायता मांगी किससे? रणजीत सिंह से। ठीक है, तो रणजीत सिंह जो है वो इसको सहायता देने के लिए जाएगा और क्या कहेगा कि सहायता देने आ रहा है और डोंगरे का ही पूरा राज्य छीन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोगरा सरदार को सहायता देने की बजाय रणजीत सिंह ने डोगरा का क्या कर लिया? राज्य क्षेत्र ही छीन लिया और उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो इस कारण से जो स्थानीय शासक डोगरा और गोरखा हैं वो दोनों ही रणजीत सिंह के क्या हो गए? विरुद्ध हो गए। तो इन्होंने स्थानीय शासकों से संघर्ष की अपेक्षा क्या की? विद्रोह की नीति का अनुसरण किया। यह भी रणजीत सिंह के बाद आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए असफलता का एक मुख्य कारण बनेगा कि स्थानीय शासकों के क्या किया है? विरुद्ध काम किया, जबकि इनके विरुद्ध क्या, इनके साथ क्या करना था? सहयोग की नीति का अनुसरण करना चाहिए था। किसको? रणजीत सिंह। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने यह काम भी नहीं किया। अब एक और बात और कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है शाहसुजा के संदर्भ में क्या नीति अपनाई? किसके संदर्भ में? शाहसुजा। तो आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली जिसने भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किए थे, उनका एक पोता था जिसका नाम था शाहसुजा। क्या नाम था? शाहसुजा। और यह शाहसुजा जो है वो लाहौर में अपना निर्वासित जीवन बिता रहा था। क्या कर रहा था? अपना लाहौर में अपना निर्वासित जीवन बिता रहा था। ये कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। तो इसको सहयोग किया है रणजीत सिंह ने। ठीक है, और शाह सुजा को जो है वो अफगानिस्तान में पुनर्स्थापित करने के लिए, सत्ता में उसके साम्राज्य को दिलवाने के लिए रणजीत सिंह ने क्या किया है? सहयोग। और सहयोग किया तब शाह सुजा इससे क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो आपको पता है कि नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरा जो है वो किसने लगवाया था? शाहजहां ने। काय पे लगाया था? तख्ते ताउस पर। किस पे लगाया था? तख्ते ताउस। तो तख्ते ताउस पर जो आपका हीरा उन्होंने जड़वाया था, उस हीरा को चुरा कर कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह ने किसको दे दिया? शाह सुजा को। और शाह सुजा ने फिर किसको दिया? रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह के बाद किससे मिलेगा? दलीप सिंह को मिलेगा। और दलीप सिंह से फिर कौन छीन लेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेगी। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा जो है वो अलग अलग राजाओं और शासकों के माध्यम से क्या होता गया? स्थानांतरित होता गया। तो इस शाह सुजा जो है इसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा क्यों दिया? क्योंकि शाह सुजा को रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अपने साम्राज्य स्थापना करने में और उसे निर्वासित जीवन की बजाय पुनः साम्राज्यवादी अपना जीवन जीने में क्या की? सहायता की थी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अफगानिस्तान का जो शासक है उसको क्या किया था? उन्होंने सहायता की थी। ठीक है, किसने? रणजीत सिंह। और फिर रणजीत सिंह की अंततः क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1839 में। एक बात और याद रखिएगा कि रणजीत सिंह भारत का प्रथम शासक है जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा को स्वीकार नहीं किया था, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो पृष्ठभूमि है, इसके बाद जो है वो आपका क्या होगा? आपका उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ेगा। क्या छिड़ेगा? आपका उत्तराधिकार का संघर्ष। तो आप देखेंगे कि रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होगी और उसके 4.5 से 5 साल में काफी उत्तराधिकार का संघर्ष होगा, जिसमें खड़क सिंह, चांद कौर, नवनिहाल सिंह, है ना, और आपके जवाहर सिंह, इन सबके बीच में युद्ध होते हैं। और फाइनली उत्तराधिकार के संघर्ष में अंतिम तौर पर जो शासक बनता है वो कौन बनता है? महाराजा दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह जो है वो आपके बहुत कम उम्र की आयु में क्या बने थे? शासक बने थे। तो कम उम्र मतलब 4 साल की उम्र में शासक बने थे। किससे उम्र में? 4 साल। तो 4 साल का बच्चा जो है वो शासन तो संभाल नहीं सकता, तो उसकी संरक्षिका जो है उसका किसको बना दिया गया था? जींद कौर को, जिनको महारानी जिंदा या महारानी जिंदल कौर के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ ये कि महारानी जिंदल जो है वो अपना सिख साम्राज्य क्या क्या करना चाह रही थी? राज्य विस्तार। क्यों करना चाह रही थी? उसका कारण ये था कि सिखों के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी शक्तिशाली सेना थी। ठीक है, तो पहला कारण कि महारानी जिंदा का महत्वाकांक्षी होना। क्या कारण था? महारानी जिंदा का महत्वाकांक्षी होना ये पहले आंग्ल सिख युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, और वो चाह रही हैं कि उनके पास शक्तिशाली सेना है तो वो क्या करेंगे? आपका राज्य विस्तार करेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो क्यों हुआ? महारानी जिंदा जो है वो राज्य विस्तार करना चाह रही थी, परंतु आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है
कि जब आपके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात आई तो इस समय में आपको पता है कि अमृतसर की संधि में दक्षिणी सीमा क्या निर्धारित कर दी गई थी? सतलज नदी। ठीक है, तो सतलज नदी के इस तरफ जो पूरा क्षेत्र था वो किसका था? आपका सिख साम्राज्य था, ये पंजाब वाला। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हजारों की संख्या में ट्रूप्स जो है वो यहाँ हलचल कर रहे थे। कहाँ पर? सतलज नदी के दक्षिणी क्षेत्र में। तो महारानी जिंदा को ये भ्रम हो गया कि सतलज नदी के दक्षिणी क्षेत्र में जहां तक इनके पंजाब राज्य की सीमा लगती थी वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध के उद्देश्य से अपनी क्या कड़ी कर दी है? सेना खड़ी कर दी। उनको ये भ्रम हो गया तो उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे युद्ध करना चाहती तो क्यों ना हम भी क्या कर दें? आक्रमण कर दें। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर कूटनीतिक चाल थी। उन्होंने इस कूटनीति का अनुसरण किया कि वो यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में सैनिकों के ट्रूप्स को यहाँ भेजे और हलचल कहाँ पर कर रहे थे? सतलज नदी के दक्षिणी क्षेत्र पे। तो आप देखेंगे कि महारानी जिंदा ने भी अपनी पूरी सिख साम्राज्य की सेना को भेजा और वहां पर जो सिख साम्राज्य की सेना थी वो आपके सतलज नदी को पार करके इसके दक्षिण वाले क्षेत्र पर आ गई। और जैसे ही सतलज नदी को पार करके दक्षिण वाले क्षेत्र पर सेना आई, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि का उल्लंघन माना, क्योंकि अमृतसर की संधि जो 1808-9 में साइन हुई थी उस 1809 की अमृतसर की संधि के तहत दक्षिणी सीमा किसको मान लिया गया था? सतलज नदी को। और वो जो है उसके नीचे कौन नहीं जा सकते थे? आपके सिख साम्राज्य नहीं जा सकता था। इनकी सेना सतलज नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में प्रवेश करी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र ऐसे थे जो सिखों के ही थे, जो उन्होंने विजिट किए थे, जिनमें से एक क्षेत्र का नाम था फिरोजपुर। क्या नाम था? फिरोजपुर। तो इस फिरोजपुर नामक स्थान पर सिख सेना प्रवेश की थी, जो कि उनका खुद का क्षेत्र था। परंतु फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अमृतसर की संधि का क्या माना? उल्लंघन माना। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होने का पहला कारण जो है वो है अमृतसर की संधि का उल्लंघन। क्या कारण है आपका? अमृतसर की संधि का उल्लंघन। ठीक है, तो अमृतसर की संधि का उल्लंघन किसने किया? आपके सेना ने किया। किसने किया? आपके सेना ने। अच्छा, एक बात और कि कभी भी युद्ध जो लड़ा जाता है वो किसके नाम पर लड़ा जाता है? शासक के नाम पर। तो भले वो अल्पवयस्क है, कौन? आपका दलीप सिंह। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन है? आपका लॉर्ड हॉर्डिंग्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक कारण मैंने आपका बताया रानी जिंदा का महत्वाकांक्षी होना, दूसरा कारण मैंने बताया अमृतसर की संधि का उल्लंघन होना, तीसरा कारण आपको पता है कि ये जो आपका सिंध वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है? सिंध। तो इस वाले क्षेत्र पर भी अंग्रेज अपना क्या करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे। तो तीसरा कारण आप देखेंगे कि अंग्रेजों की सिंध क्षेत्र पर पहले से ही क्या थी? निगाह थी। और आपको ये पता है कि वे महारानी जींद कौर जो है, कौन है आपके? महारानी जींद कौर, वो सिख सेना में अंग्रेजों के प्रभाव को क्या करना चाह रही थी? समाप्त करना चाह रही थी। तो उन्होंने भी क्या कर ली? लड़ने की योजना बना ली। अब इस समय में आपके गवर्नर जनरल कौन है? आपके लॉर्ड हॉर्डिंग्स। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? हजारों की संख्या में अपनी सेना को कहां पर प्रारंभ किया भेजना? इस सतलज नदी वाले क्षेत्र पर। तो उनको क्या हो गया? उनको लगा कि पंजाब की सीमा पर जो है वो इतनी हलचल क्यों हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेना भेजी गई थी वो मेजर ब्रॉडफुट के नेतृत्व में भेजी गई थी। कहां पर? सतलज नदी के दक्षिणी वाले क्षेत्र पर। ठीक है, किसने भेजा था? आपके लॉर्ड हॉर्डिंग ने। फिर आप देखेंगे जब ऐसी सैनिक छावनियों के रूप में आपके सतलज नदी का क्षेत्र बदल गया तो महारानी जींद ने भी अपनी सेना क्या कर दी? भेज दी। ठीक है, और आप देखेंगे कि जीन कौर को लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर क्या करना चाहती है? आक्रमण। तो उन्होंने क्या कर दिया? अपनी सेना भेज दी। परिणाम स्वरूप यहीं से युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? क्लियर है? ठीक, पहले किसने शुरू किया? अच्छा, पहले अंग्रेजों ने शुरू किया है भाई। अंग्रेज अपनी सेना को कहां भेज रहे हैं? सतलज नदी के दक्षिणी भाग में। किसके नेतृत्व में? मेजर ब्रॉडफुट के नेतृत्व में। जब आपने हजारों की संख्या में सैनिक सतलज नदी के दक्षिणी क्षेत्र में भेज दिए तो वहीं पर सिख साम्राज्य की सेना जो है उसका क्या लगती है? सीमा लगती है। सिख सेना को लगा कि भाई ये हमारे क्षेत्र में आप प्रवेश ही करने वाले हैं, तो उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। तो पहली गलती किसकी है? अंग्रेज की। अंग्रेजों ने कूटनीति की और उनको जो है वो भ्रमित किया। जींद कौर भ्रमित हो गई और उनको लगा कि ये पूरे सिख साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं? सेना भेज रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इसी कारण क्या हुई? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत।
तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत करने में जिम्मेदार कौन? अंग्रेज, सिख नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस योजना के तहत इनका जो आपका कौन है, लाल सिंह, लाल सिंह किसके पद पर नियुक्त हो चुका था? वजीर के पद पर। ठीक है, और तेजा सिंह जो था वो क्या था? वो सैन्य कमांडर था। किसका? सिखों की सेना। सिखों की सेना के 4 सैन्य कमांडर को हटाकर किसको बनाया गया था सैन्य कमांडर? तेजा सिंह, जो कि योग्य था कि अयोग्य? अयोग्य। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तेजा सिंह और लाल सिंह दोनों के नेतृत्व में सिख सेना सतलज नदी को क्या कर जाती है? पार। कब पार कर गई? 11 दिसंबर 1845 को, और फिरोजपुर वाले क्षेत्र में प्रवेश करी। कहां प्रवेश करी? ठीक है, और ये फिरोजपुर वाला क्षेत्र इन्हीं का था। इन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन माना और यहां से युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई कि जब युद्ध शुरू हुआ तो सिख सेना में कितने सैनिक हैं? 50,000, और ब्रिटिश सेना में कितने सैनिक हैं? 20,000। तो आप देखेंगे कि किसकी सेना ज्यादा शक्तिशाली है? सिखों की सेना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब इसी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 4 लड़ाइयां होंगी। कितनी लड़ाइयां? 4। ये 4 लड़ाइयां जो थी वो आपके मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल, इन क्षेत्रों पर हुई, और इन्हें इन्हीं लड़ाइयों के नाम से जाना जाता है। मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बद्दोवाल की लड़ाई और आलीवाल की लड़ाई। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 4 प्रमुख लड़ाइयां हुई, और ये 4 की 4 लड़ाइयां जो हैं वो अनिर्णायक रहीं। मतलब ना तो किसी के पक्ष में निर्णय हो पाया और ना ही हार जीत का क्या हो पाया? फैसला हो पाया। तो आप देखेंगे कि 4 की 4 लड़ाइयां क्या रही? आपके अनिर्णायक साबित हुई। परिणाम स्वरूप सिख और अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि हमें संधि कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्च 1846, कब आपके? मार्च 1846 में सिख सेना जो है वो लगातार इन क्षेत्रों में लगभग हारी है। किन क्षेत्रों में? मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाइयों में। ठीक है, पर फाइनल निर्णय नहीं हो पा रहा था और सिख सेना लगातार क्या हो रही थी? पराजित हो रही थी। तो फिर सिख सेना ने भी यह निर्धारित किया कि हम क्या कर लेते हैं? संधि। तो कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में विजेता कौन रहे? अंग्रेज, और पराजित कौन हुई? सिख सेना। और संधि कौन सी हुई? लाहौर की संधि। अब लाहौर की संधि में क्या कर जाएंगे? आपके शर्तें तय की जाएंगी। कब होंगे? शर्तें तय की जाएंगी। तो आपको ये भी बता दें कि सिख सेना जो है वो आपके 4 युद्ध जो थे, आपके मुक्की, आपके बद्दवाल और ये वाले क्षेत्र पर, फिरोज शाह वाले क्षेत्र पर, तो अनिर्णायक रहे। फाइनली कांटे की टक्कर जो है सबराव की लड़ाई कहलाती। कौन सी लड़ाई? सबराव। तो सबराव नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आपके अंतिम रूप से सिख सेना क्या हो गई? पराजित। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सबराव नामक स्थान पर जो लड़ाई हुई उसमें सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुई, और फिर जब होगी, अब क्या होगी? आपके लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि जब होगी तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार क्या करेगी? शर्तें का निर्धारण करेगी, और सारी की सारी शर्तें जो है वो किस में निर्धारित होंगी? अपने पक्ष में निर्धारित करेगी। कौन? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लाहौर की संधि कब होगी? आपके 9 मार्च 1846। ठीक है, इन्होंने पहली शर्त रखी कि सतलज नदी के सभी दक्षिणी प्रदेश अब किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास रहेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, अमृतसर की संधि में क्या तय हुआ था? सतलज नदी के दक्षिण में ऐसे क्षेत्र जो आपके रणजीत सिंह ने जीते थे उन पर अधिकार किसका रहेगा? सिखों का ही रहेगा। ठीक है, और जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे। तो पहले तो थोड़ा बहुत अधिकार इनको था दक्षिणी क्षेत्र में, जो पूर्व में मिजित क्षेत्र थे उन पर आपके रणजीत सिंह का अधिकार तो था ही था, लेकिन इसके बाद इस संधि के माध्यम से क्या तय हो गया कि अब कोई भी क्षेत्र आपका नहीं रहेगा। तो सतलज नदी के सभी क्षेत्र जो है वो किसने ले लिया? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। किस संधि के तहत? लाहौर की संधि के तहत। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दूसरी बात इन्होंने कहा कि लाल सिंह जो है वो आपका वजीर बना रहेगा। क्या बना रहेगा? वजीर बना रहेगा। किसका? सिख साम्राज्य में, है ना। दलीप सिंह जो महाराजा, उनका वजीर और मंत्री कौन बना रहेगा? लाल सिंह। तो हम ये स्वीकार करते हैं। महारानी जींद कौर जो है वो दलीप सिंह की क्या बनी रहेगी? संरक्षिका बनी रहेगी। ये स्वीकार कर लिया गया। तीसरी शर्त जो तय हुई ये सबसे अपमानजनक शर्त थी। ठीक है, इस शर्त से सिख साम्राज्य ने अपना बहुत बड़ा क्षेत्र खोया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुई जो 5 लड़ाइयां हैं, इन 5 लड़ाइयों में युद्ध का हर्जाना 1.5 करोड़ रुपए मांगा। कितने करोड़? 1.5 करोड़। अब जो आपके सिख शासक है उनके पास राजकोष में इतना पैसा नहीं था, तो इन लोगों को जो है वो 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था
या कहते हैं 75 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए अपने कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना पड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सिख साम्राज्य है इसके शासक ने व्यास से सिंध नदी तक का क्षेत्र, कहां से, व्यास से सिंध नदी तक का क्षेत्र जो है वहां के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा और उसको बेचने से लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि अर्जित हुई। और ये सारे के सारे क्षेत्र जो दोआब वाले क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर कब्जा किसका हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। उन क्षेत्रों पर जो किले या दुर्ग थे उस पर भी अधिकार किसका हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। और बचा जो 50,000 का अमाउंट है वो सिख साम्राज्य अपने राजकोष से चुकाता है। ठीक है, तो ये 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध का हर्जाना बहुत अधिक राशि थी जो कि लाहौर की संधि के माध्यम से किस पर थोपी गई, सिख सेना पर थोपी गई और फिर सिखों ने ऐसे क्या किया है, आपके वापस किया है। ठीक है, या दिया है हर्जाने के रूप में, जिसके कारण सिख साम्राज्य अपना बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कर देगा, खो देगा और उस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है ये यही शर्त थी जिसके कारण सिख साम्राज्य काफी अपने आप को अपमानजनक समझेगा कि उन्हें युद्ध का हर्जाना अपने क्षेत्रों को बेचकर देना पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब इन्होंने कहा कि अब आपसे आप लोग जो है वो हमारे खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और जब युद्ध नहीं करेंगे तो आपको इतनी 50,000 के सैनिकों वाली सेना को रखने की जरूरत ही क्या है, तो आपको अपनी सेना में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिखों की सेना में भी क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। जो 50,000 सैनिक थे उनको कितने में कन्वर्ट कर दिया गया, 20,000 में बदल दिया गया, 20,000 पैदल सैनिक। और इसके बाद आप देखेंगे कि घुड़सवार कितने आपके, 12,000। तो 12,000 जो है वो आपके घुड़सवार सैनिक कर दिए गए। अब आप ये सोचिए कि जो 50,000 सैनिक है उनमें से 20,000 कर दिए, 30,000 सैनिक आपके निकाल दिए गए, तो क्या वो 30,000 सैनिक जो हैं वो शांत बैठेंगे, नहीं। तो ये जो 30,000 सैनिकों का कमाई का जरिया, तो भाई उनकी इस अर्थव्यवस्था, उनके परिवारजन, उनका भरण पोषण का माध्यम आपने छीन लिया, तो ये 30,000 सैनिक जो है वो सैनिक विद्रोह करेंगे और यही सैनिक विद्रोह सेकंड एंग्लो सिख युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, सिख सेना में कमी कर दी, किस संधि के माध्यम से, लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि के माध्यम से इन्होंने जो सेना में कमी की, उस सेना में कमी के कारण 30,000 सैनिक जो आपके अपनी रोजी रोटी से क्या हो गए थे, विहीन हो गए थे, उन्होंने ही फिर क्या किया, बाद में आंग्ल सिख युद्ध के दौरान फिर से एक और बार विद्रोह किया और वह जो है वो सेकंड एंग्लो सिख युद्ध का क्या बनेगा, कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या सोचकर सिखों की सेना में कमी की थी कि सैनिक विद्रोह दोबारा ना हो पाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि लाहौर की संधि में चौथी शर्त ये तय की गई कि ये जो दिलीप सिंह आपका महाराजा है, ये जो 8-9 साल का है, इस महाराजा की रक्षा के लिए हम लाहौर में क्या रखेंगे, अंग्रेजी सेना रखेंगे। क्या रखेंगे, अंग्रेजी सेना। और उस अंग्रेजी सेना का एक रेजिडेंट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेजिडेंट। ठीक है, तो सर हेनरी लॉरेंस को जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में, ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। और आप देखेंगे कि इनको एक और आपके शर्त स्वीकार कराई गई कि आप किसी अन्य यूरोपियन को, अन्य यूरोपियन मतलब फ्रेंच है, ठीक है, डच है और आपके डेनिश है, पुर्तगीज है, इनको आप किसी को भी अपनी सेना में नहीं रखेंगे। तो क्या रणजीत सिंह के समय में सहायक संधि हुई, नहीं। रणजीत सिंह के बाद जो आपके उत्तराधिकारी आए, इनसे सहायक संधि जैसी संधि ही स्वीकार की गई, क्योंकि आपको पता है ना कि सहायक संधि में ही कहा जाता था कि आप किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेना में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे और एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ता था सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत। तो ये तो आपके लाहौर की संधि में तय हो रहा है। किसकी संधि में, लाहौर की संधि में तय हो रहा है और यहाँ पर रणजीत सिंह नहीं है। तो उसके बाद जो है वो सहायक संधि प्रथा को इनने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। किसके ऊपर, सिख साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कहा गया कि एक तो हम आपके दलीप सिंह की रक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना रहेगी, उसका ब्रिटिश रेजिडेंट कौन रहेगा, आपका सर हेनरी लॉरेंस रहेगा। आप कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी ब्रिटिश यूरोपियन को अपनी सेना में नहीं रख सकेंगे। और जो 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत सतलज और व्यास नदी के क्षेत्र में जितने भी दुर्ग थे उस पर किसका अधिकार हो गया, कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा कि जिंदन को यहाँ पर संरक्षिका स्वीकार किया गया और दलीप सिंह को क्या स्वीकार कर लिया गया, महाराजा स्वीकार कर लिया गया। अब इतनी सारी अपमानजनक शर्तों के बाद सिख साम्राज्य शांत नहीं बैठने वाला था।
उनको लगा कि लाहौर की संधि हमारे लिए काफी अपमानजनक है, हम तो इसका बदला लेकर रहेंगे। तो आप देखेंगे कि एक तो लाल सिंह और तेजा सिंह, ये दोनों भी काफी आपके गुस्से में आ गए और इन्होंने भी विद्रोह करने की सोची। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कि जो जींद कौर है ना, वो भी आपके साम्राज्य या सत्ता को अपने नियंत्रण में पूर्णतः चाह रही थी, दिलीप सिंह के नियंत्रण में नहीं चाह रही थी। अच्छा, ये जो लाल सिंह और तेजा सिंह हैं, इन्होंने जो है वो अंग्रेजी सेना के साथ मिल चुके थे और उन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ इसलिए दिया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कि यदि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिता दिया तो लाल सिंह को क्या बनाएंगे, दिलीप सिंह को हटाकर लाल सिंह को क्या बना दिया जाएगा, शासक बना दिया जाएगा। तो लाल सिंह को यहाँ गद्दी नहीं दी गई, किस संधि में, लाहौर की संधि में। तो लाल सिंह ने कहा कि हमने एक तो अपने सिखों के साथ क्या किया, विश्वासघात किया, आपका साथ दिया, और दूसरा कि आपने हमको शासक नहीं बनाया। तो अब यहाँ पर जो है विश्वासघात के साथ विश्वासघात ही हुआ और लाल सिंह यहाँ पर ज्यादा क्रुद्ध हो गया। सैनिक संख्या कम करने से 30,000 सैनिक जो है वो आपके रोजगार विहीन हुए और उनको भी क्या आया, काफी क्रोध आया, वो भी क्या हो गए, आपके विद्रोही हो गए। तो सभी अपने अपने स्तर पर इस अपमान का बदला, लाहौर की संधि का अपमान का बदला लेने के लिए पुनः सिख साम्राज्य पर आक्रमण करी। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के इस आक्रमण को इतनी तीव्रता से दबाया कि उन्हें पुनः संधि करने के लिए मजबूर कर दिया गया और सिख लोग जो हैं उनको दूसरी संधि साइन करनी पड़ी, जिस संधि को भैरोवाल की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो आपके दो संधि होंगी, पहली संधि है लाहौर की संधि और दूसरी संधि है आपके भैरोवाल की संधि। ठीक है, तो ये जो भैरोवाल की संधि है ये कब होगी आपके, दिसंबर 1846 में। कब होगी आपके, दिसंबर 1846 में। तो सिख जो है वो किस मामले में संतुष्ट नहीं थे, कश्मीर के मामले में। किस मामले में संतुष्ट नहीं थे, कश्मीर के मामले में। और कश्मीर के मामले में क्यों संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वहां का पूरा क्षेत्र जो है उनको क्या करना पड़ा था, खोना पड़ा था। ठीक है, यहाँ के जो डोगरा शासक थे उनका साथ कौन दे रहा था, आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। तो कश्मीर के डोगरा शासकों की सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीकारे जा रही थी, इसीलिए भी सिख लोग जो है वो संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने, और आपके अन्य कारण मैंने बता दिए कि किस कारण से इन लोगों ने क्या कर दिया, पुनः विद्रोह कर दिया। फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो आपकी रानी जींद कौर है और लाल सिंह, उन्होंने कश्मीर विद्रोह, उन पर क्या लगाया गया कि आपने कश्मीर पर विद्रोह करने के लिए क्या, विद्रोह को क्या किया है, भड़काया है, वहां आप संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर आरोप लगाया गया। और आरोप लगाने के कारण फिर उनको क्या करनी पड़ी, एक संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि के नाम से जानी जाएगी, भैरोवाल की संधि। तो आप देखेंगे नेक्स्ट संधि जो है वो आपकी होगी भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि में और अधिक अपमानजनक शर्तें सिख साम्राज्य पर थोप दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि रानी जींद आप ही उत्तरदायी हैं कश्मीर में विद्रोह के लिए, तो आप जो है अब महाराजा दलीप सिंह की संरक्षिका नहीं रहेंगी, आपको वहां से इस पद से हटाया जाता है। और रानी जींद की बजाय जो आपका अल्पवयस्क दलीप सिंह है, इसके स्थान पर सिखों ने 8 सिख सरदारों की एक प्रतिशासन व्यवस्थापक पर आपके प्रतिशासन परिषद की क्या की, स्थापना करी। अब जो दलीप सिंह का संरक्षण है वो कौन करेगी, प्रतिशासन परिषद करेगी। ठीक है, महारानी जींद जो संरक्षिका थी उनको प्रतिशासन व्यवस्थापक के पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बोले अब आप संरक्षिका नहीं रहेंगी, अब आप सिर्फ जो है वो पेंशन लो और अपना जीवन काटो। क्यों, क्योंकि आप बार बार क्या कर रही हैं, विद्रोह को भड़कवा देती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रानी जींद को है वो पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उनके स्थान पर पंजाब में दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए क्या बनाई गई, एक प्रतिशासन परिषद। प्रतिशासन परिषद जो थी वो आपके ब्रिटिश सेना के सैनिक भी शामिल थे। और दूसरी बात यहाँ पर कि इसी में आपके 8 सिख सरदार भी शामिल थे। कौन थे आपके, 8 सिख सरदार। 8 सिख सरदार के अलावा कौन था, जो अंग्रेजी रेजिडेंट कौन बनाया गया था, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन था इस प्रतिशासन परिषद का, हेनरी लॉरेंस था, जो ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। किस संधि में, लाहौर की संधि में। उसकी अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों के साथ क्या बनाई गई, एक प्रतिशासन परिषद। और ये प्रतिशासन परिषद किसका संरक्षण करेगी, दलीप सिंह का। ठीक है, क्योंकि अब जो दिलीप सिंह है वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसका संरक्षण करना है। तब तक जो है ये अंग्रेज जो है उन्होंने पंजाब पर क्या कर लिया, अपना संपूर्ण अधिकार स्थापित करने का कार्य किया। महारानी जींद जो है उनको
पहले कितने हजार पेंशन मिलती थी? पहले उनको मिलती थी 1.5 लाख रुपए पेंशन, लेकिन जब उन्होंने कश्मीर विद्रोह को भड़काया तो इनकी पेंशन को कम कर दिया गया और इनकी पेंशन 1.5 लाख से कम करके कितनी कर दी गई? 48,000। फिर इनको जो है कहाँ भेजा गया? पहले शेखपुरा नामक स्थान पर भेजा गया और उसके बाद जो है इन्हें बनारस भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बनारस। तो रानी जींद जो है वो अब बनारस में क्या करेंगी? पेंशनर बनकर अपना जीवन व्यतीत करेंगी। किस संधि के माध्यम से? भैरोवाल की संधि के माध्यम से। ठीक है, संरक्षिका के पद से इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन रानी जींद तो खुद क्या बनना चाहती थी? शासिका बनना चाहती, तो उनका सपना चकना चूर हुआ। किस संधि के माध्यम से? भैरोवाल। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जो दलीप सिंह है इसका पूरा तो प्रशासन कौन संभालने लगे? 8 सिख सरदारों की परिषद। आगे आप देखेंगे ये 8 सिख सरदार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिए और पूरे के पूरे फिर किसको रख देंगे? अंग्रेज सैन्य अधिकारियों को ही वहां पर नियुक्त कर देंगे। तो प्रतिशासन परिषद में जो 8 सिख सरदार थे उन्हें भी कालांतर में क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दिलीप सिंह है इसको संरक्षण किसने दिया? इसी परिषद के द्वारा दिया गया। अब ये जो संधि हुई ये किसके किसके विरोध, मतलब आप देख रहे हैं लाहौर की संधि भी अपमानजनक हो गई, फिर इसके बाद भैरोवाल की संधि भी क्या हो गई? अपमानजनक। महारानी जी इसको सहन नहीं कर। लाल सिंह तेजा सिंह, अब भाई लाल सिंह को आपने क्या कर दिया? वजीर के पद से हटा दिया और क्या बना दिए? एक प्रतिशासन परिषद बना दी। इसको संरक्षिका के पद से हटा दिया और वहां पर आप जो है एक रेजिडेंट नियुक्त कर रहे हैं, सेना में कमी कर दे रहे हैं। तो फाइनली जो भैरोवाल की संधि है वो और अधिक अपमानजनक लगी। किसको? सिखों को। ठीक है, तो भैरोवाल की संधि और लाहौर की संधि, इनकी अपमानजनक शर्तों को जो है वो आपके कौन नहीं आपके स्वीकार कर पाएगी? सिख साम्राज्य के शासक स्वीकार नहीं कर पाए और यही कारण बनेगा कि इन्हीं संधियों के परिणाम स्वरूप दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होगा। ठीक, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध किन 2 संधियों के माध्यम से समाप्त हुआ? लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। और इसके बाद अब कौन सा युद्ध होगा आपका? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, जिसका कारण क्या है? 2 संधियां, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। ठीक है, तो किसी भी युद्ध का कारण जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध जो है वो 1848 से 1849 में हुआ और इस समय में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर जनरल है वो बनकर आएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या आएगा? है ना? तो आपको पता था कि लॉर्ड डलहौजी के पहले जितने ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए उन्होंने 2 प्रथाओं के माध्यम से संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। पहली पॉलिसी थी रिंग फेंस पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, यानी सहायक संधि प्रथा। तो इसके माध्यम से लगभग भारत का 70% एरिया ये जो है वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर चुके थे। तो लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि हम तो जो है अब संपूर्ण भारत का क्या करेंगे? विलय करके ही रहेंगे। तो डलहौजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि संपूर्ण भारत का क्या करना है? विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करना। ये अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत के सीमांत क्षेत्र में आने वाले पंजाब राज्य का पूर्ण रूप से एनेक्शन करना चाहता था। यह पहला कारण है सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध का। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का पहला कारण लॉर्ड डलहौजी की महत्वाकांक्षा, और उसकी महत्वाकांक्षा है भारत के सीमांत क्षेत्र पर स्थित पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करना। इसके पहले मैंने एक कारण आपको पहले ही बता दिया है, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि की अपमानजनक शर्तें, वो सिखों का कारण है। अंग्रेजों का कारण क्या है ये बता दिया, सिखों का कारण वो है। तो अब यहाँ पर ये क्या होने वाली है? लड़ाई। तो आप देखेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? लॉर्ड डलहौजी। ये पंजाब का क्या करना चाहता था? पूर्णतः विलय करना चाहता था। अब आप देखेंगे कि सेकंड एंग्लो सिख युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या बना। ठीक है, तो मुल्तान नामक क्षेत्र जो कि पंजाब में ही आता था, वहां का सूबेदार था मूलराज। क्या नाम था? मूलराज। यहाँ पर जो है वो टैक्स की दरें क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई और कर राजस्व को अधिक तय किया गया। मूलराज ने ना तो पुराना कर देना औचित्यपूर्ण समझा और बोले नया कर तो दूंगा ही नहीं। ठीक है, किसने बोल दिया? मूलराज ने। तो मूलराज का ये जो विद्रोही पूर्ण रवैया था, इस विद्रोही पूर्ण रवैये के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आया। किसके व्याख्यान के द्वारा? मूलराज के कारण। तो मूलराज ने जो है वो कर राजस्व की राशि देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मूलराज की मजा बताएगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया?
ये जो मूल राज है, जो कहाँ का सूबेदार है, मुल्तान का, ये राजस्व को क्या नहीं कर रहा था, नहीं चुका रहा था, तो उसके स्थान पर काहन सिंह, क्या है आपका, काहन सिंह, इसको नया सूबेदार नियुक्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और काहन सिंह को मुल्तान वाले क्षेत्र पर क्या बनाया जाएगा, आपका एक नया सूबेदार बनाया जाएगा। तो जब नया सूबेदार आएगा तो उसको पद वद देंगे, है ना, उसको उसके कार्य क्षेत्र और उसके राजस्व कैसे एकत्र करना, उसकी जिम्मेदारी आदि से परिचित कराने के लिए और उसको सूबेदार का पद सौंपने के लिए अंग्रेज अधिकारी आए। दो अंग्रेज अधिकारी आएंगे, जिसमें से एक का नाम है लेफ्टिनेंट एंडरसन और दूसरे का नाम है पैट्रिक वॉन्स एगन्यू। आप बस इतना याद रखना, एगन्यू और एंडरसन। कौन आया आपका, एगन्यू और एंडरसन। ये दो अधिकारी मुल्तान तक पहुंचे काहन सिंह को बिठाने के लिए, कहां पर, मुल्तान की गद्दी पर सूबेदार बनाने के लिए। तो इन दोनों की हत्या जो है वो सिखों ने करवा दी। किसने करवा दी, सिखों ने। तो जब इनके दो अंग्रेज अधिकारियों की, वो भी लेफ्टिनेंट के पद के अंग्रेज अधिकारियों की हत्या सिखों ने करवा दी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत ही युद्ध की क्या की, शुरुआत की। तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, वो है मूल राज के द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों एंडरसन और एंगेन्यू की क्या करवाना, हत्या करना। पर दीर्घकालिक कारण क्या था, दीर्घकालिक कारण तो था लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि में अपमानजनक शर्तें थी, ठीक है, ये दीर्घकालिक कारण था। अरे तुमने महारानी जींद को क्या बना दिया है, पेंशनर बना दिया, तुमने लाल सिंह को हटा दिया, तेजा सिंह को क्या कर दिया, हटा दिया, दिलीप सिंह के लिए तुमने क्या की, पृथ्वी शासन परिषद कर दी, तुमने सैनिकों की संख्या क्या कर दी, कम। तो इतने सारे कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तात्कालिक कारण ये था, क्या था, तात्कालिक कारण यह था, ठीक है। अब ये जो रानी जिंदा थी, इसकी 1.5 लाख से पेंशन कम करके कितना कर दिया था, 48,000, और उसको शेखपुरा से कहाँ भेज दिया गया था, बनारस। तो ये वहां पर रहना नहीं चाह रही थी, ये कह रही थी कि हमको क्या बनाओ, महारानी या शासिका नियुक्त करो। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस मान में नहीं थी। एक और बात कि वो जो 30,000 सैनिक जो थे, जो आपके क्या हुए थे, रोजगार विहीन हुए थे, वो फिर से सिख साम्राज्य को खालसा राज्य के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। किसके रूप में, खालसा राज्य। ये खालसा राज्य क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो है वो महिलाओं और पुरुषों दोनों की भर्ती की जाती है और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देकर लड़ाका समूह के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और खालसा राज्य के अंतर्गत आपके कर राजस्व वसूल करके सेना का आधुनिकीकरण और सशस्त्रीकरण भी किया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं खालसा राज्य की क्या करना, स्थापना करना। तो जो खालसा राज्य में कमी की गई थी, उसे ही पुनः जो है वो खालसा राज्य के रूप में सिख लोग क्या करना चाह रहे थे, स्थापित। तो लाल सिंह, तेजा सिंह और महारानी जींद कौर, इन सब की ये योजना थी कि हम पुनः सिख साम्राज्य को क्या करेंगे, खालसा राज्य को। तो क्या डलहौजी इनको खालसा राज्य में परिवर्तित करने देगा, नहीं। डलहौजी तो आया ही है कि वो पंजाब का क्या करना चाहता है, पूर्णतः विलय करना चाहता है। तो अब इनको पुनः खालसा राज्य के रूप में स्थापित करने का मौका मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। परंतु जैसे ही डलहौजी को ये पता चलेगा कि ये पुनः खालसा राज्य के रूप में सिख साम्राज्य की क्या करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो डलहौजी ने कहा कि क्विक डिसीजन लेकर जो है वो आंग्ल सिख युद्ध कर लिया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तो मैंने रीजन पहले ही बता दिया है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रशासन परिषद थी, कौन सी परिषद थी, प्रशासन परिषद, ये कितने सरदार थे इसमें, 8 सिख, उनको हटाकर क्या बना दिया गया, अंग्रेजी अफसरों की क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। सैनिकों की संख्या को और कम करके कितना कर दिया गया, 10,000 पैदल सैनिक कर दिया गया। तो और अधिक सैनिक लोग क्या हो गए, आपके विद्रोह करने लगे कि उनको आप क्या करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। तो इस कारण जो है वो आपके सेकंड एंग्लो सिख युद्ध की क्या हुई, शुरुआत। और आप देखेंगे कि सेकंड आंग्ल सिख युद्ध जो है, इसमें पहला युद्ध जो लड़ा गया वो रामनगर नामक स्थान पर लड़ा गया। कहां पर, रामनगर। रामनगर कहां पर है, पंजाब में। कहां पर, पंजाब, मंडला वाला रामनगर नहीं, ठीक है। तो ये रामनगर जो है वो कहां पर है, पंजाब में। यहाँ पर युद्ध लड़ा जाएगा 1848 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो कौन करेगा, लॉर्ड गॉफ। कौन करेगा, लॉर्ड गॉफ। इस रामनगर के युद्ध में जो है वो अंग्रेजी सेना विजित होगी। कौन विजित होगी, आपके अंग्रेजी सेना विजित होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब आपके रामनगर के युद्ध में अंग्रेजी सेना क्या हो जाती है, विजित हो जाती है, तो नेक्स्ट युद्ध जो है वो सादुलपुर नामक स्थान पर हुआ। कहां पर,
सादुलपुर। तो सादुलपुर नामक स्थान पर भी जो है वो ब्रिटिश वर्सेस सिख सेना के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी अंग्रेजी सेना क्या हो जाएगी, विजित। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो चिलियावाला नामक स्थान पर हुआ। कहां पर हुआ, चिलियावाला। तो चिलियावाला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये चिलियावाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को हुआ। कब हुआ, 13 जनवरी 1849। पहला युद्ध रामनगर का, दूसरा सादुलपुर का, तीसरा चिलियावाला। ठीक है, तो ये चिलियावाला का युद्ध जो है वो कहां पर हुआ था, आपके झेलम नदी के किनारे। कहां हुआ, झेलम नदी के किनारे। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो लॉर्ड ह्यूगफ ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड ह्यूगफ। और सिखों की सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया, शेर सिंह ने किया। किसने किया, शेर सिंह। ठीक है, तो आप देखेंगे शेर सिंह और लॉर्ड ह्यूगफ के बीच में ये क्या होगा, युद्ध होगा। इस युद्ध में भी अंग्रेजी सेना ही विजित हुई। कौन विजित हुई, अंग्रेजी सेना। तो पहला युद्ध रामनगर का युद्ध, किस नदी के किनारे, चेनाब। दूसरा कौन सा युद्ध हुआ, सादुलपुर का। फिर तीसरा युद्ध चिलियावाला का युद्ध, किस नदी के किनारे, झेलम। इसमें भी कौन विजित हो गई, अंग्रेजी सेना। और इसके बाद आप देखेंगे गुजरात का युद्ध। कौन सा युद्ध, अब ये गुजरात जो है वो सिख साम्राज्य के अंतर्गत पंजाब में ही आने वाला एक छोटा सा ग्रामीण प्रदेश का नाम गुजरात है। ये आज का गुजरात नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा कि वहां वाले गुजरात में कैसे पहुंच गए। ठीक है, ये गुजरात क्या है, सिख साम्राज्य के अंतर्गत पंजाब में आने वाला एक छोटा सा प्रदेश। ठीक है, तो इस ग्रामीण प्रदेश का नाम क्या है, गुजरात। तो गुजरात का युद्ध जो है वो कहां पर लड़ा गया, आपके चेनाब नदी के किनारे। कहां पर, चेनाब नदी के किनारे। 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। कब लड़ा गया, 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। और यह युद्ध जो है वो आपके निर्णायक साबित हुआ। क्या साबित हुआ, निर्णायक। इस युद्ध में आपके फाइनली सिख सेना पूर्णतः पराजित हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, पूरी तरह से विजित हुई। इसमें आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, चार्ल्स नेपियर ने। ठीक है, तो आपने देखा कि हर युद्ध में आपके जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ है या आपके सेना की नेतृत्व करता है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर सेना का नेतृत्व किसने किया, चार्ल्स नेपियर ने किया। और फिर आप देखेंगे कि अंतिम निर्णायक युद्ध जो है वो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में गुजरात का युद्ध हुआ। और फाइनली आप देखेंगे 30 मार्च 1849 को नेपियर के सहयोग से लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। और इस प्रकार से दोनों आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुए और पंजाब राज्य किस में मिला दिया गया, आपके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। कहाँ मिला दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य। तो पंजाब का विलय करने के लिए किस गवर्नर जनरल ने किया, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया, लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में जो है वो आंग्ल सिख युद्ध होंगे और फिर इसके बाद आपका इसे विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, एक और बात, ये जो गुजरात का युद्ध है, इस गुजरात के युद्ध में सबसे ज्यादा तोपों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, तोपों का। इसीलिए इसे तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध को, गुजरात के युद्ध को। ठीक है, तो कितने युद्ध हुए सेकेंड एंग्लो सिख में, 4। पहला रामनगर का युद्ध, दूसरा सादुलपुर का, तीसरा चिलियावाला का और चौथा गुजरात का। इन 4 युद्ध के माध्यम से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है समाप्त हुआ और सिख साम्राज्य किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसने मिलवाया, लॉर्ड डलहौजी ने। किसके सहयोग से, चार्ल्स नेपियर के सहयोग से। ठीक है, ओके। फिर आप देखेंगे कि यहाँ लाहौर में अंग्रेजी रेजिडेंट कौन था, हेनरी लॉरेंस। और आपके जो डलहौजी हैं उनके पहले एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था लॉर्ड एलन बरू। इन दोनों ने जो डलहौजी के पंजाब के एनेक्शर है इसका विरोध किया और इन्होंने कहा कि डलहौजी ने यह सबसे गलत नीति अपनाई है कि उसने पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया, विलय। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों ने ही पंजाब साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का विरोध किया था। उनका कहना था कि इस तरीके से विलय नहीं करना था, वहां पर किसी न किसी प्रकार से सत्ता सिखों के हाथों में देनी ही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस और पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो दोनों ने ही आपके डलहौजी की नीतियों का क्या किया, विरोध किया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका दलीप सिंह है, अब कौन है आपका, तो ये दलीप सिंह का क्या होगा, हाँ,
ये दलीप सिंह कहाँ गया भाई? तो ये दलीप सिंह जो है अभी भी अल्पवयस्क है। क्या है आपका? अल्पवयस्क। तो इसको जो है वो इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। किसने भेजा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इनको पेंशन दी गई और इनको कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड, कि आप इंग्लैंड में क्या करें? पढ़ाई करें। ये इंग्लैंड गए। महारानी जींद को भी इनके साथ भेज दिया गया कि ले जाओ अपने पुत्र को वहीं पढ़ाना लिखाना। ठीक है, तो महारानी जींद और दिलीप सिंह कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और वहां पर जो है वो दिलीप सिंह की क्या हुई? शिक्षा विक्षा हुई। ठीक है, दिलीप सिंह ने वहां जाकर ईसाई धर्म को अपना लिया। ठीक है, और फिर जब दिलीप सिंह वयस्क हुए तो भारत लौटे, और जब भारत लौटे तो उन्होंने पुनः सिख धर्म में अपना फिर से शुद्धिकरण करवा के सिख धर्म को अपनाया। किन्होंने? दिलीप सिंह ने। ठीक है, तो वापस आएंगे, लेकिन उस समय तक पंजाब राज्य पूर्णतः अंग्रेजों के स्वामित्व में शामिल हो चुका था। तो इस तरीके से आपने सिख साम्राज्य की स्थापना सिखों का धर्म के रूप में, सिख धर्म की संप्रदाय के रूप में, उसकी शिक्षा, धार्मिक नीतियां, फिर उसके बाद आपके सिख साम्राज्य का विस्तार, बंदा बहादुर, रणजीत सिंह, उसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष, और फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में कंप्लीटली आपका किसका एनेक्शर हो चुका है? सिख साम्राज्य का एनेक्शर हो चुका है। लेकिन सिख के साथ ही कुछ स्थानीय शासकों के संदर्भ में, जैसे जाट, गोरखा, राजपूत, है ना, डोगरा, इनके संदर्भ में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नीतियां अपनाई थी, जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उनका भी विलय आप उस वाले क्षेत्र में, यानी उत्तर भारत वाले क्षेत्र में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।